दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यह क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। अगर हम बात करें पीतल की, तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिश्रण के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अब इसे याद करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक या जस्ता। तो इसे आप सभी इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। पिताजी मतलब हो जाएगा पी से पीतल और ता से हो जाएगा तांबा, ज से हो जाएगा जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि पीतल में कितना तांबा और कितना जस्ता होता है, तो तांबा इसमें 70% और जस्ता इसमें 30% हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि तांबा और टीन यानी कॉपर और टीन कांसा का मिश्रण होता है। यानी कांसा का मिश्रण जिसे हम सभी ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी ने दो क्वेश्चन को कवर किया। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है और पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जस्ता पीतल में 30% और तांबा 70% होता है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्यतः पाया जाता है। दोस्तों आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आंवले के फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, टमाटर और अन्य खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आप याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर यह पूछा जाए आपसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग हमारे मसूड़ों से जुड़ा हुआ एक रोग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप सभी ने इतना याद किया कि आंवले के फल में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आग बुझाने के लिए मुख्यतः बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आग बुझाने में मुख्यतः बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हम अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम NaHCO3 हो जाता है और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और यह आग बुझाने के काम में आता है। दोस्तों अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रकृति की, तो इसका प्रकृति क्षारीय होता है। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितना रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में औसतन रक्त कितना लीटर पाया जाता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाता है। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो मानव शरीर में औसतन 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में 5 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त हमारे शरीर में तरल अवस्था में होता है, जो वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। दोस्तों रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम आप याद रखिएगा। रक्त के जो 3 प्रकार के कण होते हैं वे होते हैं आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और दोस्तों इसके बाद हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो रक्त के 3 कण आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये रक्त के 3 कण है। प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत के जनक कौन है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के जनक कौन है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो विद्युत के जनक के रूप में माइकल फैराडे को जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विद्युत के जनक के रूप में माइकल फैराडे को जाना जाता है। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो दोस्तों इनके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु संरचना प्रदान किया गया था। अब आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
दोस्तों रेडियो का आविष्कार इटली के महान वैज्ञानिक मार्कोनी के द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी के द्वारा किया गया था और इन्होंने यह आविष्कार 1895 में किया था। दोस्तों संचार क्रांति के क्षेत्र में किए गए इनके महत्वपूर्ण खोज के लिए मार्कोनी जी को 1909 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रेडियो में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। अब आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हॉर्स पावर का सबसे पहले उपयोग जेम्स वाट के द्वारा किया गया था और इन्होंने स्टीम इंजन यानी भाप इंजनों से मिलने वाली शक्ति की तुलना अश्व के खींचने की शक्ति से की थी और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो थर्मामीटर मनुष्यों और जानवरों के शरीर के तापमान का माप लेने वाला एक उपकरण है, यानी इसके द्वारा मनुष्य और जानवर के शरीर का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है और इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारे जो पुराने थर्मामीटर होते थे उनमें मरकरी या अल्कोहल का प्रयोग करके शरीर के तापमान को मापा जाता था, लेकिन अब जो नए प्रकार के थर्मामीटर पाए जाते हैं इनमें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चले तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन की तो विटामिन को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वसा में विलेय विटामिन यानी फैट में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो दोस्तों जल में विटामिन बी और सी घुल जाता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, जबकि वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन KEDA, इसे आप सभी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीड़ा जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील विटामिन सी और बी होते हैं। दोस्तों विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की थी। आइए दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर प्राणी है। दोस्तों अगर हम बात करें उभयचर की तो उभयचर ऐसे जीव को कहा जाता है जो पानी और जमीन दोनों पर जीवित रह सके और मेढक एक उभयचर प्राणी है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर जीवित रह सकते हैं उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। दोस्तों क्योंकि मेढक दोनों स्थान पर पानी और स्थल पर जीवित रह सकता है, इसीलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाले बीमारी का नाम बताइए। दोस्तों कुत्ते के काटने से होने वाले बीमारी का नाम रेबीज है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है और रेबीज एक वायरस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेबीज एक वायरस है जो कुत्ते के काटने से होता है। दोस्तों सिर्फ कुत्ते से ही नहीं बल्कि अन्य जानवर जैसे बंदर के काटने से भी रेबीज फैलता है। रेबीज जानवर की लार में सम्मिलित होता है, इसके कारण व्यक्ति पागल भी हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें रतौंधी के लक्षणों की तो रतौंधी के रोग में व्यक्ति को अंधेरे में कम दिखाई देता है और रतौंधी मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की खोज मैकुलम के द्वारा किया गया था। मैकुलम के द्वारा विटामिन ए की खोज की गई थी और विटामिन अगर आपसे पूछा जाए विटामिन का ओवरऑल किसके द्वारा खोज किया गया था तो विटामिन का खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा क्या है। दोस्तों बात की जाए अगर अमीबा की तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। यह एक अत्यंत सरल प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और यह एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण क्या है।
मलेरिया रोग का कारण क्या है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम मलेरिया रोग की बात की जाए तो मलेरिया रोग का कारण परजीवी होता है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है और मलेरिया एक परजीवी है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अम्ल वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों, पत्तियों के छोटे छिद्र उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्र का मुख्य कार्य पौधे के आंतरिक और बाहरी संरचना के बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी गैसों को पहुंचाना है, विशेषकर पत्तियों और तनों में। दोस्तों, जैसे हम सभी नाक और मुंह का उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार रंध्र का भी काम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं वे रंध्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है वह कौन सा है। दोस्तों, अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है उसे ब्रोमीन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। दोस्तों, जो ब्रोमीन होता है इसका यूनानी भाषा में मतलब दुर्गंध होता है, इसीलिए इसे ब्रोमीन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हजामत या सेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है। दोस्तों, सेविंग के लिए मुख्यतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण उभरी हुई छवि उत्पन्न करता है। अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का अन्य उपयोग की बात की जाए तो दोस्तों, दूरबीनों में इनका उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग टॉर्च में भी किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो पोलियो का विषाणु शरीर में दूषित जल और भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का विषाणु जो कि एक वायरस होता है, यह शरीर में दूषित जल और भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। पोलियो वायरस जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब यह मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण व्यक्ति को लकवा मार देता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देता है, यानी लार स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो लार स्टार्च को मुख्यतः ग्लूकोज में अपघटित करता है, यानी तोड़ देता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात की जाए अगर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा C6H12O6, तो इसका रासायनिक फार्मूला भी आप याद रखिएगा। यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है क्यों। दोस्तों, भोजन प्रेशर कुकर में इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकाने के दौरान बनने वाली भाप इससे बाहर नहीं निकल पाती और आंच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव या प्रेशर भी बढ़ता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर भारी दबाव बढ़ाती है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की बात की जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है। जो मनुष्यों के द्वारा मुख्यतः खाद्य पदार्थ को खाया जाता है वह कौन से दांतों के द्वारा पीसा जाता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें दांतों की, तो मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दांत निकलते हैं, दूध के दांत और उन दांतों के टूटने के बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें 4 प्रकार के दांतों में कृंतक की, तो कृंतक दांत भोजन को काटने के काम आते हैं और उसके बाद रदनक जो दांत होता है वह भोजन को फाड़ने में काम आता है। इन दांतों का उपयोग मुख्यतः मांसाहारी जीव करते हैं। अगर चवर्णक की बात की जाए तो दोस्तों, अगर चवर्णक दांत के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और चवर्णक या दाढ़ की बात की जाए तो दोस्तों, दाढ़ के दांत के द्वारा भोजन को पीसा जाता है या भोजन को पीसने के काम में दाढ़ के दांत का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो दाढ़ का दांत होता है इसे चवर्णक कहा जाता है और यह खाद्य पदार्थों को पीसने के काम में आता है। नेक्स्ट है,
रक्त का शोधन कहाँ पर होता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो रक्त का प्राकृतिक रूप से शोधन किडनी के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी रक्त में से अपशिष्ट को हटाती है और मूत्राशय की ओर भेजती है और रक्त का शोधन मुख्यतः किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसी भी कहा जाता है, इनका औसत जीवन काल 120 दिनों का होता है और इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। याद रखिएगा कि जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं वे हमारे अस्थि मज्जा में बनती हैं और इनका विनाश यकृत यानी लीवर और प्लीहा में होता है। दोस्तों, प्लीहा की बात की जाए तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आरबीसी के मुख्य कार्य की बात की जाए तो दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाना और ऐसे ही सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों, फिलामेंट के बल्ब के अंदर का जो भाग जलता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद उजाला देता है, उसे ही टंगस्टन कहा जाता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा गर्म तापमान पर भी यह पिघलता नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।